गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन 10वीं क्लास के अंतर्गत ही प्रारंभ भारत 1206 से यानी कि प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक का अध्याय नंबर 1 में ही अपन आज पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। कितने बारे में? गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। और 12वीं क्लास के इतिहास में भी है और प्रतियोगिता परीक्षा में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये खूब सारे गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में पूछा जाता है। तो अपन इस गुर्जर प्रतिहार शासकों में अध्ययन करेंगे और इसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु होंगे उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो मूल रूप से गुर्जर प्रतिहार वंश के ये कहाँ पर शासन कर रहे थे? तो इधर अपना है ना, ये गुजरात और उत्तर पश्चिम वाला, गुजरात और उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र किसके अधीन था? गुर्जर प्रतिहार। मूल रूप से ये कहाँ पर थे? गुजरात और उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में। मूल रूप से ये कहाँ थे? दक्षिण वाले राजस्थान का दक्षिणी भाग और पश्चिम वाला भाग में ये गुर्जर प्रतिहार अपना शासन स्थापित कर रहे थे। और इधर गुर्जर प्रतिहार से आगे ये वाले भाग उस समय किसके अधीन था? राष्ट्रकूट के वंश के बारे में। राष्ट्रकूट वंश जो माल्यखेत और मालखेत अपनी राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश का शासन था इधर इस वाले क्षेत्र में। और इधर आपको पता ही है बंगाल, बंगाल वाले क्षेत्र में पाल वंश। यहाँ पर कौन शासन कर रहे थे? पाल वंश। पाल वंश का गौड़ वंश के शासन कर रहे थे। पाल वंशों के शासक थे। और इधर ये वाला भाग है जो कन्नौज का भाग था। कौन सा? कन्नौज, उत्तर प्रदेश में। कन्नौज। और इधर मालवा था। क्या था? मालवा। तो ये उस समय कन्नौज एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। ये कन्नौज राजधानी कब बनती है? जब हर्षवर्धन, कौन होता है? पुष्यभूति वंश का यानी कि हर्षवर्धन के समय ये अपनी थानेश्वर से अपनी राजधानी कहाँ बना देता है? कन्नौज। और उस समय से ये धीरे धीरे क्या होती है? कन्नौज एक शक्तिशाली और समृद्धशाली, आर्थिक रूप से ये सारी समृद्ध क्षेत्र होता है। इसको लेकर गुर्जर प्रतिहार शासक भी इस पर आक्रमण करना चाहते थे, अपने अधीन करना चाहते थे। पाल वंश के शासक भी इसके अधीन करना चाहते थे और राष्ट्रकूट वंश भी इसके कन्नौज को अपने अधिकार में लेना चाहते थे। तो इन तीनों शक्तियों, गुर्जर प्रतिहार शासक, राष्ट्रकूट वंश के शासक और पाल वंश के शासक, इन तीनों शक्तियों ने क्या करते हैं? त्रिपक्षीय युद्ध होता है। इन तीनों के बीच में ये युद्ध होता रहता है। नए नए राजा आते हैं, आपस में ये युद्ध करते रहते हैं। शुरुआत में सबसे पहले कन्नौज को लेकर सबसे पहले युद्ध किसने किया था? गुर्जर प्रतिहारों ने किया था। किसने किया था आक्रमण? गुर्जर प्रतिहारों ने किया था कन्नौज को लेकर। और अंतिम रूप से ही कन्नौज के शासकों के द्वारा ही इनका शासन स्थापित होगा। तो शुरुआत गुर्जर प्रतिहार ही करते हैं और उनका जीत भी अंतिम रूप से किसका अधिकार होता है? गुर्जर प्रतिहारों का ही अपने अधिकार में रहता है। कौन रहता है? कन्नौज। तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश कब था? 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक। कब से कब तक? 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। उस समय भारत के इतिहास में राजपूत युगीन इतिहास या राजपूत युग कहलाता था। तो ये सारी घटनाएं हुई थी उससे पहले, यानी कि गुप्त साम्राज्य था 5वीं से 6ठी शताब्दी का। जब गुप्त साम्राज्य का नष्ट हो जाता है, यानी कि वो समाप्त हो जाता है, यानी 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है और भारत में
कई छोटे छोटे राज्य में विभक्त हो जाते हैं। कई भारत के छोटे छोटे खूब सारे राज्य होता है, वो अपने अपने राज शासक अपने अपने क्षेत्र में शासन करते हैं। तो गुप्त साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण था विदेशी और बर्बर हुनों के द्वारा आक्रमण करना और आंतरिक विघटन, और उन गुप्तों के अंदर ही क्या हो गया, आंतरिक विघटन शुरू हो गया था। फिर क्या होता है, गुप्त साम्राज्य के बाद नष्ट होता है तो भारत में कई छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य घोषित हो जाते हैं। और गुजरात में, दक्षिण पश्चिमी गुजरात में गुजर प्रतिहार यानी प्रतिहार शासक होते हैं। मध्य भारत में, ये वाला मध्य भारत है, मध्य भारत में या इधर है कलचुरी साम्राज्य की स्थापना हो जाती, कलचुरी इधर होते हैं। और इधर अपना यहाँ पर शाकंभरी, अजमेर जयपुर के आसपास शाकंभरी के कौन होते हैं, चौहान वंश, शाकंभरी के चौहान वंश। मालवा में परमार वंश है। और जैजाग भुक्ति में, इधर जैजाग भुक्ति में चंदेल वंश। और इधर अपने महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में चालुक्य वंश है। और कन्नौज में आपको पता ही है ये गेहड़वाल वंश। ऐसे करते करते पंजाब, ये बंगाल में आपको पता ही है पाल वंश। महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले क्षेत्र में राष्ट्रकूट वंश। तो ऐसे कई छोटे छोटे राज्य अपनी शक्तियों के बल पर शासन स्थापित करने लगे। खूब सारे राजा हो गए थे। और गुप्तों की राजधानी थी पाटलिपुत्र, और गुप्तों की राजधानी भी, गुप्तों का साम्राज्य समाप्त हुआ तो गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र का भी पतन हो गया और उसकी गौरव भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। गुप्तों के बाद आता है, मैंने पहले बताया, हर्षवर्धन। कौन आते हैं, हर्षवर्धन। 6ठी शताब्दी में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश होता है, जिसके मान प्रतापी शासक होते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत को संपूर्ण सत्ता को अपने अधीन कर लेता है और एक भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है। और परंतु वह क्या करता है, 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की जैसे ही मृत्यु होती है तो हर्षवर्धन के कोई संतान नहीं होती है, यानी कि वह, उसके संतान नहीं होने के नाते वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसकी नष्ट होने के बाद फिर नए नए राज्य, यानी कि उनके बाद में भी नए नए राज्य स्थापित हुए। और 7वीं से लगाकर 12वीं सदी के बीच में, 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में उत्तर भारत में कई राजपूत वंश, अधिकांश राजपूत वंशों का शासन स्थापित हो चुका था। तो इसलिए इसको 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य का काल राजपूत कालीन युगीन इतिहास कहलाता है। तो कुछ मैं बता देता हूँ राजपूतों की उत्पत्ति। अब राजपूत वंश तो आ गए, पर राजपूत वंश की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में, किसकी उत्पत्ति, राजपूत वंश की, राजपूत वंश की उत्पत्ति। राजपूत वंश की उत्पत्ति अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं। कर्नल जेम्स टोड इसे कर्नल जेम्स टोड ने इसे विदेशी जाति, यानी कि उस समय सीथियन आई थी भारत में, और सीथियनों को राजपूतों का वंशज मानते हैं। और स्मिथ महोदय बताते हैं ये शक व कुषाणों को राजपूत को वंशज मानते हैं। और ये भी कहते हैं ये विदेशी जाति थी। क्या थी, विदेशी जाति। तो इस प्रकार कर्नल जेम्स टोड और स्मिथ महोदय राजपूतों को क्या बताते हैं, विदेशी बताते हैं। क्या बताते हैं, विदेशी बताते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा एक लेखक होते हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा इतिहासकार, उन्होंने प्राचीन क्षत्रियों को वंशज बताया।
उन्होंने राजपूतों को क्या बताया, प्राचीन क्षत्रिय वंशज बताया है। और इसी तुम्हार गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर इतिहासकार कहते हैं कि ये राजपूत है, जो राजपूत वंश है, इसकी उत्पत्ति है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत माना है, यानी कि ब्राह्मणों से इसकी उत्पत्ति बताया है। और आखिरकार में पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। कौन थे? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो यानी कि उनका ग्रंथ कौन सा था? पृथ्वीराज रासो में ये क्या लिखते हैं? पृथ्वीराज रासो में राजपूतों को उत्पत्ति बताते हैं आबू पर्वत से। आबू पर्वत के समय, उस समय गुरु वशिष्ठ उस समय हवन वगैरह कर रहे थे, तो राक्षसों के द्वारा, दुष्टों के द्वारा इनको बहुत परेशान करते थे। और गुरु वशिष्ठ ने अपनी अग्निकुंड से 4 योद्धाओं का उत्पन्न किया था। किसको? 4 योद्धाओं को उत्पन्न किया था। इन चारों योद्धाओं में उत्पन्न में पहले आते हैं प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान। ये चार राजपूत शासकों का उत्पन्न हुए थे। ये किससे? अग्निकुंड से। किससे? प्रतिहार, चौहान, परमार और चौहान। प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान, ये 4 राजपूत योद्धा हुए थे और इन्हीं से राजपूतों की 4 वंशज की उत्पत्ति मानी गई है। तो चंद्रबरदाई ने क्या बताते हैं पृथ्वीराज रासो में कि उनकी उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताते हैं? अग्निकुंड से, गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से। और गुरु वशिष्ठ कहाँ रहते थे? माउंट आबू पर्वत पर, जो कि राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है, यानी कि सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। और गुरु शिखर कहाँ है? माउंट आबू में। तो वहीं पर ये गुरु वशिष्ठ रहा करते थे। कुछ लोगों का मानना है कि प्रतिहार वंश भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंशज मानते थे, क्योंकि लक्ष्मण है भगवान श्री राम के क्या थे? रक्षक थे, उनके द्वारपाल थे, हमेशा उनकी द्वार पर अब उनकी रक्षा करते रहते थे। तो उसी तुम्हार ये गुर्जर प्रतिहार वंश, एक गुर्जर प्रतिहार शासक भी क्या करते थे? रक्षक का कार्य किया था। भारत में क्या किया था उन्होंने? रक्षक का कार्य किया था। इधर है ना सिंध पर, इधर सिंध वाले क्षेत्र में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, यानी कि अरबों ने बार बार आक्रमण किया, और बार बार आक्रमण करने के नाते ये क्या करते थे? उनको लड़के आगे नहीं आने, उनको हरा के वापस भगा दिया जाता था। तो ये क्या किया? रक्षक का कार्य किया, यानी द्वारपाल का कार्य किया था। इसलिए इनको भी क्या बोला जाता है? द्वारपाल बोला जाता है, क्योंकि लक्ष्मण ने भी द्वारपाल का कार्य किया था और प्रतिहार शासकों ने भी क्या किया था? द्वारपाल का कार्य किया था। और यह अग्निकुंड, चंद्रबरदाई की अग्निकुंड है, उसी को सर्वाधिक मान्यता मिली है कि अग्निकुंड के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश है, जो गुर्जरों की शाही शाखा के संबंधित होने के कारण उसे गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुर्जर प्रतिहार वंश कहा जाता है। और यह गुजरात क्षेत्र के होने के कारण, यानी कि गुजरात क्षेत्र के होने के कारण क्या है? दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और पूरा गुजरात से होने के कारण इसको क्या बोला जाता है? गुर्जर प्रतिहार। क्या बोला गया? प्रतिहार शासक के नाम से भी पुकारते हैं, ये उनका नाम था। फिर क्या होता है? एक अभिलेख मिला था, ऐहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख? ऐहोल अभिलेख के अनुसार, यानी कि ऐहोल अभिलेख क्या बताता है कि गुर्जर प्रतिहार जाति का सर्वप्रथम उल्लेख ऐहोल में मिला है। किस में मिला है? गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख ऐहोल में मिला है कि वह विदेशी न होकर क्या थी? यह गुजरात और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में निवास करने वाली एक जाति थी। प्रतिहारों की प्रारंभिक शासक, और अब हम देखते हैं प्रतिहार शासक थे जिनकी प्रारंभिक राजधानी थी वो जोधपुर में। इधर अभी वर्तमान में क्या है? जोधपुर। उस समय मंडोर राजधानी क्या थी? मंडोर थी। और उनका मूल पुरुष था हरिश्चंद्र।
हरिश्चंद्र। यानी कि पर्तियार वंश का प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मंडोर। और किस क्षेत्र में शासन कर रहे थे? मंडोर वाले क्षेत्र में शासन कर रहे थे। उनका मूल पुरुष कौन था? हरिश्चंद्र था। परंतु ये मंडोर से शासक कहाँ चले जाएंगे? भिंडमाल चले जाएंगे। इधर वाले क्षेत्र में ये दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में चले जाएंगे भिंडमाल में अपनी नई शाखा की स्थापना करते हैं। और नई शाखा की स्थापना करने वाला कौन होता है? नागभट्ट प्रथम। और नागभट्ट प्रथम धीरे धीरे किधर चला जाता है? गुजरात की ओर अपना साम्राज्य स्थापित करने लगता है। तो मंडोर में शासक कौन था? इसका हरिश्चंद्र। ये कौन था शासक? मूल पुरुष कौन माना गया? किसको माना गया था? हरिश्चंद्र जी को माना था। ये मंडोर में अपना शासन स्थापित करते थे। मंडोर के बाद ये कहाँ चले जाते? भिंडमाल, गुजरात में जालोर में चले जाते हैं। और भिंडमाल वाले क्षेत्र से आगे ये किधर चले जाते हैं? गुजरात में चले जाते हैं। और नागभट्ट प्रथम इनका प्रथम वास्तविक संस्थापक होता है। यानी कि इनका वास्तविक महत्वपूर्ण शासक कौन होता है? नागभट्ट प्रथम होता है। याद रखना है कि प्रश्न काफी बार आ चुका है। गुर्जर प्रतिहार शासकों का संस्थापक किसको माना गया? नागभट्ट प्रथम को माना गया है। काफी बार प्रश्न परीक्षा में आ चुका है और उत्तर इसी को ही माना गया, नागभट्ट फर्स्ट को। गुर्जर प्रतिहार शासकों का संस्थापक किसको माना गया है? नागभट्ट फर्स्ट को ही मानते हैं। और नागभट्ट फर्स्ट है वो 725 से लेकर 756 ईस्वी तक। कब से कब तक? ये 725 से 756 ईस्वी तक अपना साम्राज्य स्थापित रखता है। और फिर उत्तर भारत की ओर ये अपनी शक्ति विस्तार करता है। और इसके बारे में ग्वालियर अभिलेख है। ग्वालियर अभिलेख, ये अभी वर्तमान में कहाँ है? एमपी में। वर्तमान में ग्वालियर कहाँ है? एमपी में है। इस अभिलेख में क्या बताते हैं भाई? इस अभिलेख में नागपाल फर्स्ट और बप्पा रावल, मेवाड़ का शासक था बप्पा रावल। मेवाड़ का उस समय शासक समकालीन कौन था? नागभट्ट के समकालीन कौन थे? बप्पा रावल और नागभट्ट फर्स्ट ने मिलकर इन्होंने क्या किया कि 738 में 736 से 38 के मध्य में क्या होता है? अरबों का पश्चिम से सिंध पर अरबों का आक्रमण होता है। पश्चिम वाले क्षेत्र में अरबों का, मुस्लिम अरबों का, यानी मोहम्मद बिन कासिम वाले के वंशज और मोहम्मद बिन कासिम के पुत्रों के द्वारा यहाँ पर अरबों का बार बार आक्रमण होता है। तो नागभट्ट फर्स्ट और बप्पा रावल दोनों मिलकर क्या करेंगे? इन अरबों को इधर वाले क्षेत्र में हराते हैं। हराकर उनको वहाँ से खदेड़ देते हैं, वहाँ से वापस अपने देश को भगा देते हैं। तो सिंध वाले क्षेत्र में बप्पा रावल और नागभट्ट फर्स्ट दोनों मिलकर ये 736-38 में ये अपना वर्चस्व स्थापित करके अरबों को हराते हैं। ये अपने को किससे जानकारी मिलती है? ग्वालियर अभिलेख से जानकारी मिलती है। फिर है भाई 725 में ये क्या करते हैं? पहले नागभट्ट प्रथम है। नागभट्ट प्रथम ये सामंत था और नागभट्ट प्रथम ने 725 ईस्वी में ही ये गुजरात वाले क्षेत्र और भिंडमाल वाले क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित करता है। फिर इसके बाद नागभट्ट के बाद आता है वत्सराज। अगला शासक होता है कौन? वत्सराज। वत्सराज नागभट्ट फर्स्ट के बाद वत्सराज इस वंश का शासक बनता है। इस वंश का पहला शक्तिशाली शासक था और इसको भी वास्तविक संस्थापक भी मानते हैं। और इसने सम्राट की पदवी धारण की थी। याद रखना है, सम्राट की प्रतिहार वंश का कौन सा शासक था जिसने सम्राट की पदवी धारण की थी? तो वत्सराज ने सम्राट की पदवी धारण की थी। कन्नौज को लेकर अब क्या होता? देखो, कन्नौज ये इधर शक्तिशाली राज्य था। कन्नौज उस समय समृद्ध आर्थिक रूप से और आर्थिक और उद्योग व्यापार की दृष्टि से समृद्धशाली राज्य था। तो कन्नौज को लेकर सबसे पहले त्रिपक्षीय युद्ध में सबसे पहले युद्ध करने वाला शासक था वत्सराज। प्रतिहार वंश का कौन सा था? इन त्रिपक्षीय यानी कि पाल वंश में, राष्ट्रकूट वंश में और प्रतिहार वंश में
इन शासकों में सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन था? वत्सराज था। प्रश्न पूछा जाता है कि इस पर कन्नौज पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला राजा कौन था? वत्सराज। तो वत्सराज ने ही क्या किया? कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था और त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार शासक वत्सराज ने ही किया था। उसने क्या किया? पाल वंश के शासक था धर्मपाल। पाल वंश का शासक कौन था? धर्मपाल को हराया था। धर्मपाल को जैसे ही हराता है तो राष्ट्रकूट वंश का शासक होता है ध्रुव। राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन होता है? ध्रुव होता है। ध्रुव को पता चलता है तो ध्रुव क्या करता है? राष्ट्रकूट वंश का शासक होता है ध्रुव। ध्रुव को पता चलता है कि पाल वंश को हरा दिया, इतना शक्तिशाली है। अच्छा चलो, इसका क्या करते हैं? वत्सराज पर ये आक्रमण करता है और वत्सराज ध्रुव से हार जाता है। क्या करता है? ध्रुव से ये वत्सराज हार जाता है। तो पाल वंश के राजा धर्मपाल से तो जीत जाता, परंतु राष्ट्रकूट वंश का राजा होता है ध्रुव। ध्रुव से ये वत्सराज हार जाता है। फिर उसके बाद नागभट्ट द्वितीय कौन बनता शासक? नागभट्ट सेकंड शासक बनता है। और नागभट्ट सेकंड ये वत्सराज का ही पुत्र होता है। नागभट्ट सेकंड कौन होता है? वत्सराज का ही पुत्र होता है। और इन्होंने क्या किया? 816 ईस्वी में गंगा घाटी, यानी कि 816 ईस्वी में इधर वाला क्षेत्र, ये वाला है गंगा घाटी, ये गंगा नदी वाला घाटी वाला क्षेत्र, और पर हमला करता है और कन्नौज को भी अपने अधिकार में ले लेता है। गंगा घाटी पर आक्रमण करके ये क्या करता है? कन्नौज को भी अपने अधिकार में ले लेता है। कौन लेता है? नागभट्ट द्वितीय। और इसकी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज कहाँ? प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज अपनी राजधानी किसने बनाई थी? नागभट्ट द्वितीय ने। याद रखना है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज कौन से शासक ने बनाई थी? नागभट्ट द्वितीय ने बनाई थी। तो कन्नौज को अपनी राजधानी किसने बनाई? नागभट्ट द्वितीय ने बनाई थी। कब बनाई थी? 816 ईस्वी में। लगभग 816 ईस्वी में ही कन्नौज को अपनी राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक कौन था? नागभट्ट द्वितीय था। फिर क्या होता है कि नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट राजा से क्या होता है? ये हार जाता है। और राष्ट्रकूट राजा से हारने के बाद उसके बाद वत्सराज के बाद शासक बनता है मीर भोज प्रथम। कौन बनता है? मीर भोज फर्स्ट गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक बनता है। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा होता है भोज प्रथम का ही नाम क्या पड़ा? मीर भोज। और मीर भोज ने जो नागभट्ट द्वितीय का पुत्र था, ये क्या था? नागभट्ट द्वितीय का क्या था? पुत्र था। और अरब व्यापारी, उस समय अरब व्यापारी आया था सुलेमान। तो याद रखना है, अरब व्यापारी सुलेमान किस के शासनकाल में भारत आया था? तो मीर भोज फर्स्ट के शासनकाल में भारत आया था। और फिर मीर भोज फर्स्ट के समय पाल शासक था देवपाल। और राष्ट्रकूट वंश का शासक था कौन था? ध्रुव। राष्ट्रकूट वंश का शासक था ध्रुव और धर्मपाल वंश का शासक था देवपाल। इन दोनों से क्या करता है? मीर भोज हार जाता है। मीर भोज क्या हो जाता है? हार जाता है। और बाद में मीर भोज फर्स्ट ने राष्ट्रकूट शासक होता है, राष्ट्रकूट का शासक होता है कर्षण सेकंड को हराकर मालवा पर अधिकार कर लेता है। इधर वाला क्षेत्र है ये मालवा पर अपना अधिकार कर लेता मीर भोज। पहले तो ये हार जाता है, यानी पाल वंश का देवपाल और राष्ट्रकूट वंश का ध्रुव, इससे हार जाता है। परंतु जब ध्रुव की मृत्यु हो जाती है और ध्रुव के बाद राष्ट्रकूट वंश का शासक होता है कर्षण सेकंड को मालवा के क्षेत्र वाला में हराता है मीर भोज और मालवा को अपने अधीन कर लेता है। मीर भोज है
मीर भोज वैष्णव धर्मावलंबी था, यानी कि विष्णु भगवान का परम भक्त था। विष्णु भगवान का परम भक्त होने के नाते उन्होंने अपनी उपाधि धारण की थी आदिवरा। कौन सी उपाधि? आदिवरा और प्रभास। तो याद रखना, आदिवरा और प्रभास की उपाधि धारण किसने की थी? गुर्जर प्रतिहार शासकों में मीर भोज ने की थी। किसने की थी? मीर भोज ने, यानी कि भोज प्रथम ने अपनी उपाधियां धारण की थी। विष्णु भगवान का अनुयायी होने के नाते आदिवरा और प्रभास की उपाधि धारण की थी। इन उपाधियों का अपने को कैसे पता चलता है? तो इन उपाधियों का उसने एक सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के, द्रम, यानी कि मीर भोज ने चांदी के सिक्के चलाए थे, द्रम। द्रम में अपने को उल्लेख मिलता है, धर्म में इसका उल्लेख मिलता है, धर्म पर अंकित मिलता है कि मीर भोज ने आदिवरा और प्रभास की उपाधि धारण की थी। तो उसने सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के चलाए थे, द्रम। तो ये थे मीर भोज। मीर भोज के बाद उनका शासक होता है महेंद्रपाल। इनकी गुर्जर प्रतिहार शासक कौन होता है? महेंद्रपाल। महेंद्रपाल महेंद्रपाल जब शासक बनता है तो ये भी एक शक्तिशाली महत्वपूर्ण शासक था। और ये मीर भोज प्रथम का ही क्या था? पुत्र था। मीर भोज अभी बताया था मैंने, मीर भोज का ही प्रथम पुत्र था। उसकी उपाधि परम भट्टारक, ये इसने उपाधि धारण की थी। क्या उपाधि धारण की थी? परम भट्टारक। इनकी उपाधियां थी, परम भट्टारक है, परम भट्टारक, महाराजा धीराज और महाराजा धीराज और परमेश्वर। परम है जो ईश्वर में, परमेश्वर, परम है वो ईश्वर। तो इन्होंने परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर जैसी क्या की? महेंद्रपाल ने उपाधियां धारण की थी। फिर इसके बाद अपने पिता का बदला लेने के लिए ये क्या करेगा? इस पिता का सम्मान लौटाने के लिए, सम्मान लेने के लिए अपना वो राष्ट्रकूट शासक होता है इंद्र तृतीय। राष्ट्रकूट शासक होता है कौन? इंद्र थर्ड। और इंद्र थर्ड को क्या करता है? पराजित कर देता है। क्या कर देता है? इंद्र थर्ड को पराजित करता है। इसके बाद इसके शासनकाल में अनेक, देखो इसके शासनकाल बहुत बड़ा शासनकाल था। उसने राजनीतिक और सांस्कृतिक, यानी कि इस शासनकाल में राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि, दोनों दृष्टियों से इसका अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। यानी कि बहुत बड़ी प्रगति हुई थी राजनीतिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी। और महेंद्रपाल के शासनकाल में, यानी कि महेंद्रपाल के दरबार में, राज्य दरबार में, यानी कि राज्यसभा में एक प्रसिद्ध विद्वान रहते थे, राजशेखर। कौन रहते थे? विद्वान रहते थे राजशेखर। और राजशेखर का महेंद्र क्या था? शिष्य था, शिष्य व संरक्षण भी था, संरक्षक। राजशेखर थे कवि विद्वान राजशेखर थे। राजशेखर के शिष्य कौन थे? महेंद्रपाल। और महेंद्रपाल इस राजशेखर के संरक्षक भी थे, शिष्य और संरक्षक भी थे। किसके? राजशेखर के। और राजशेखर ने अपनी कई पुस्तकें लिखी थी। कर्पूर मंजरी, यानी कि उसकी पुस्तकें थी कर्पूर मंजरी, यानी कि प्रसिद्ध पुस्तक है कर्पूर मंजरी, जो काफ़ी बार प्रश्न आ चुका है। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? राजशेखर जी। कौन है? राजशेखर जी। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, भुवनेश कोश और बाल रामायण, बाल भारत, हर विलास,
बाल रामायण, बाल भारत, हर विलास, हैं, ऐसी ऐसी और किताबें थी, पुस्तकें थी। विदशाल भंजिका, विदशाल भंजिका। तो इस प्रकार जो बड़े विद्वान थे राजशेखर जी ने अपनी कृतियां यानी कि अपनी पुस्तकें लिखी थी। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, भुवनेश कोश, बाल रामायण, बाल भारत, हर विलास, विदशाल भंजिका। तो अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है कर्पूर मंजरी का, उसके बाद काव्य मीमांसा का। ये काफी बार प्रश्न आ चुका है कि राजशेखर जी किसके राज्यसभा में रहते थे। महेंद्रपाल के राज्य प्रतिहार शासक था, गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के राज्य दरबार में राजशेखर जी रहते थे। राजशेखर जी ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, भुवनेश कोश, बाल रामायण, बाल भारत, हर विलास और विदशाल भंजिका जैसी कई ग्रंथ लिखे थे। अब महेंद्रपाल के बाद महिपाल शासक आता है। कौन? महिपाल फर्स्ट। महेंद्रपाल के बाद कौन आता है? महिपाल फर्स्ट शासक बनता है महिपाल प्रथम। अब महिपाल प्रथम के बारे में पढ़ते हैं। महिपाल प्रथम के समय ही बगदाद का निवासी था अल मसूदी। यानी कि महिपाल फर्स्ट के समय ही बगदाद का शासक था। बगदाद यानी कि अरबी यात्री था, अरबी यात्री अल मसूदी। अल मसूदी कहाँ आता है? गुजरात में आता है, याद रखना है। अल मसूदी कब आता है? महिपाल फर्स्ट के समय। ये बगदाद का निवासी था और अल मसूदी गुजरात में आता है। ये कब आता है? याद रखना है 915-16 ईस्वी में ये गुजरात में आता है। उस समय शासक होता है गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल फर्स्ट के समय। महिपाल का शासनकाल शक्ति व समृद्धि का काल रहा है। उसने राजशेखर है और महिपाल को राजशेखर जी ने क्या बोला? आर्यवर्त का सम्राट बोला है। क्या बोला गया? आर्यवर्त का महाराजा धीराज। आर्यवर्त का महाराजा धीराज। ये महिपाल को किसने बोला था? राजशेखर जी। इसके विद्वान थे राजशेखर, इनके दरबार में विद्वान थे। राजशेखर जी ने इनको महिपाल फर्स्ट को क्या बोला? महेंद्रपाल के राज्य शिष्य, महेंद्रपाल इसके शिष्य थे और इसके संरक्षक थे और उनके दरबार में रहते थे। और इसके बाद महेंद्रपाल के बाद महिपाल शासक बनते हैं। तो इन्होंने महिपाल को क्या बोला? आर्यवर्त का महाराजा धीराज की उपाधि दी थी राजशेखर जी के द्वारा। और फिर क्या करते हैं? हालांकि महिपाल के समय ही अंतिम समय, महिपाल के अंतिम समय में इसका समर्थशाली शासक था, परंतु ये जब बुजुर्ग हो गया था अंतिम समय में, तो उस समय 963 ईस्वी में, उस समय 963 ईस्वी का समय था। लगभग 963 ईस्वी में राष्ट्रकूट का वंश का शासक होता है इंद्र तृतीय। ये राष्ट्रकूट वंश का शासक होता है। बार बार इसमें राष्ट्रकूटों के द्वारा इनके ऊपर आक्रमण करते रहते थे। राष्ट्रकूट वंश का शासक होता है इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय होता है जो उस पर आक्रमण करता है और उसकी राजधानी थी कनौज। कनौज को बुरी तरह से लूट मार करके इस युद्ध में पराजय हो जाता है। कौन आता है? महिपाल फर्स्ट क्या हो जाता है? पराजय हो जाता है। और महिपाल फर्स्ट जब पराजय होता है तो धीरे धीरे इसका साम्राज्य भी क्या होता है? टूटने लग जाता है और यह साम्राज्य अपने पतन की ओर जाने लगता है। इसके बाद महिपाल फर्स्ट के बाद खूब सारे राजा हुए थे। उनमें से भीम भोज सेकंड, विनायकपाल, महेंद्रपाल सेकंड, देवपाल, महिपाल सेकंड और विजयपाल, इन सब ने मिलकर 1013 ईस्वी तक तो शासन किया था, यानी कि अपने राज्य को कायम रखा। उसके बाद क्या होता है? एक बड़ी सी भारत में घटना होती है, विदेशी आक्रमणकारी होता है मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी भारत में आता है
1018 ईस्वी में भारत में आता है। कौन आता है? मोहम्मद गजनवी। कौन आता है? गजनवी। मोहम्मद गजनवी ये गुजर वाले क्षेत्र में आक्रमण करता है, यानी कि प्रतिहार शासक होता है राज्यपाल। कौन होता है शासक? राज्यपाल। प्रतिहार शासक कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल पर यह करता है मोहम्मद गजनवी, आक्रमण करता है 1018 ईस्वी में, और ये राज्यपाल पर आक्रमण करता है। राज्यपाल सामना किए बगैर ही डर के मारे हार कर ये क्या होता है? भाग जाता है, भाग खड़ा होता है। तो भाग खड़ा होता है तो उसके बाद इसका पुत्र होता है त्रिभुवन त्रिलोचनपाल। त्रिलोचनपाल ये किसका पुत्र होता है? राज्यपाल का पुत्र होता है। तो त्रिलोचनपाल ने, जब ये राज्यपाल तो भाग जाता है तो अपना साम्राज्य त्रिलोचनपाल को संभाल के चला जाता है। तो डर के मारे भागता है। इसके बाद ये तो भाग जाता है, परंतु मोहम्मद गोरी त्रिलोचन पर भी आक्रमण करता है और त्रिलोचनपाल को भी हरा देता है, और वहाँ से लूट कर ये वापस अपने क्षेत्र में चला जाता है। तो इस भागने के डर के मारे, भागने के बाद कई राजपूत राजा क्या हो जाते हैं? गुस्से में हो जाते हैं कि ये इतना कायर हमारे वंश को भी ये बर्बाद कर रहा है। इसलिए राज्यपाल को बुलाते हैं, और चंदेल शासक होता है गंड। चंदेल शासक कौन होता है? गंड। चंदेल शासक, चंदेल शासक ने योजना बनाकर क्या करेंगे? राज्यपाल की क्या कर देंगे? हत्या करवा देंगे, और त्रिलोचनपाल को क्या बना देते हैं? शासक बना देते हैं। तो राज्यपाल की तो हत्या करवा देते हैं, और त्रिलोचनपाल को क्या करवा देते हैं? और उसका शासक बना दिया जाता है। फिर होता है ये त्रिलोचनपाल के बाद धीरे धीरे ये साम्राज्य प्रतिहार शासकों का साम्राज्य पतन की ओर जाता है। और फिर यहाँ पर क्या होता है कि कन्नौज वाले क्षेत्र में नए वंश की स्थापना हो जाती है, और कन्नौज में गहेड़वाल वंश। कन्नौज में कौन आता है? गहेड़वाल वंश, यानी कि राठौड़ वंश। राठौड़ वंश का उद्भव होने लगा, और 11वीं शताब्दी के चतुर्थांश में, यानी कि 11वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? जो बाड़ी के गुजर प्रतिहार से वो सदा के लिए समाप्त कर दिए जाते हैं, और गुजर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक होता है यशपाल। कौन होता है? अंतिम शासक गुजर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक होता है यशपाल। और यशपाल के बाद ही ये साथ ही गुजर प्रतिहार वंश की समाप्ति हो जाती है, और कन्नौज पर अपना अधिकार कर लेते हैं। कौन करते हैं? गहेड़वाल शासक, यानी कि गहेड़वालों को दूसरा नाम क्या दिया? राठौड़ वंश। राठौड़ वंश ने भी शासन दिया, नाम दिया जाता है। इन सभी तथ्यों के बाद ये तय होता है कि गुजर प्रतिहार विदेशियों के आक्रमण के संकट को भारत के रक्षक और द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। यानी कि इन्होंने क्या किया? विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा की थी, भारत के आगे बढ़ने के वाले क्षेत्र को आगे बढ़ने से रक्षा की थी, और इन्होंने एक द्वारपाल के जैसे कार्य किया था। फिर होता है कि इन कन्नौज को लेकर जो प्रतिहार वंश और त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, त्रिपक्षीय युद्ध में पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के संघर्ष में शुरुआत भी गुजर प्रतिहार शासकों के द्वारा, वत्सराज के द्वारा ही हुई थी, और अंतिम रूप से ही, यानी कि वो अंततः जीतने में भी गुजर प्रतिहार ही सफल रहे थे। उन्होंने कई वर्षों तक कन्नौज पर आक्रमण ने अपना अधिकार जमाए रखा था। फिर है इस वंश, यानी कि प्रतिहार वंश के शासकों की मंदिर स्थापत्य कला शैली कैसी थी भाई? तो इन गुजर प्रतिहार वंश के मंदिरों की स्थापत्य शैली थी गुजर प्रतिहार शैली, जिसे महामारू शैली भी कहा जाता है। यानी कि उनकी शैली थी महामारू शैली। गुजर प्रतिहार वंश की शैली क्या थी? महामारू शैली के भी नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार अपन मानचित्र की सहायता से अब पढ़ोगे तो आपको स्थायी मेमोरी में जाएगा, और अपने को पता चलता रहेगा कि कौन से क्षेत्र में कौन से राजा राज्य कर रहे थे, शासन अपना स्थापित कर रहे थे।
तो मानचित्र की सहायता से पढ़ोगे तो आपकी याददाश्त अच्छी होगी और जल्दी याद होगा। तो आज अपन गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ा और जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन बन रहे थे PCS वगैरह में, वनडे एग्ज़ाम में, ये सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं पर्सन, उनके बारे में भी, और 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में RBSE बोर्ड और CBSE बोर्ड में भी गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के बारे में जो भी आपको पूछा जाएगा, जो मैं बताया है उसी के अंतर्गत ही पूछा जाता है। और बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार ये पर्सन इसके बारे में पूछ चुके हैं। और मरवन क्लासेस का आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम नए नए वीडियो बनाते रहे। और विशेष रूप से कोविड में, यानी कि अपने कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना काल में बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं आने के नाते मेरे मन में आई कि मैं भी कुछ बच्चों के लिए कर सकूं, तो मैंने भी ये मरवन क्लासेस के नाम से वीडियो बनाना शुरू किया और मेरे स्कूल के बच्चे और अन्य स्कूल के बच्चे भी इसका लाभ उठाए और लुत्फ़ उठाए, जिससे कि उनको बोर्ड परीक्षा में सहयोग मिले और अच्छे अंक प्राप्त हो। तो ये अपना ज़रूर पूरा वीडियो देखें और अपने साथ साथ में जो बच्चे वीडियो देखते हैं 10वीं क्लास, 12वीं क्लास और ये प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले BSTC वगैरह, PTET और SSC वगैरह, रेलवे, इन सारों में ये पर्सन पूछा जाता है। उनको जब वीडियो देखो तो पूरा वीडियो देख के आप साथ में नोट्स भी बनाते रहो। ज़्यादा से ज़्यादा आपने नोट्स बनाओगे और वापस इसको देखोगे तो आपको ज़्यादा याद होगा और स्थायी मेमोरी में चला जाएगा। और आप अपना PCS वगैरह ये है ना एग्ज़ाम में अच्छे अंक, अपनी ग्रोथ बढ़ सकेगी। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। आप अपना समय देकर ये वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और लाइक करते रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को एक बार, वेरी वेरी थैंक यू। और अगला अपना टॉपिक होगा चोल वंश। कौन सा होगा? चोल वंश, उत्तरवर्ती चोल वंश के बारे में अगला वीडियो में 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के लिए स्पेशल रूप से चोल वंशों के बारे में अध्ययन कराऊंगा। थैंक यू।